तो आज हम बात करेंगे बाजारों की। और बाजारों में सबसे पहला जो ट्रिगर था बाजारों के लिए वो था ग्लोबल मार्केट्स। यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे बंद हुए क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन के आंकड़े अनएक्सपेक्टेड लाइंस आए और डेफिसिट के डेटा जो है वो भी बड़ा इंकरेजिंग रहा पोस्ट द टैरिफ्स दैट ट्रम्प हैज पुट इन प्लेस। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें यूएस फ्यूचर्स की, तो मार्जिनली लोगों बट हरे निशान और लाल निशान पे इस समय कामकाज करते हुए एशियन मार्केट्स पॉजिटिव खुले और हमारे इंडियन मार्केट्स भी कल पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। 25,000 के आंकड़े के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। उसके बाद आज एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है और निफ्टी इस समय करीबन 112 अंक मजबूत कामकाज करते हुए 25,119 का रास्ता देखने को मिल रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो करीबन 300 अंकों की यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। 81,841 के आसपास का 940 अंक के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में अभी भी उतना मोमेंटम नहीं है। कल एक अच्छा रिकवरी हमको पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखने को मिली थी। आज भी थोड़ा बहुत चुनिंदा बैंकिंग स्पेस अच्छा कामकाज करते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश 100 पॉइंट्स अप यहाँ पे 54,770 के आसपास का देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी खरीदारी है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में कामकाज करे। तो ओवरऑल द मार्केट्स लुक पॉजिटिव आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल। एक एक दायरे में अभी भी है। 25,200 का आंकड़ा, 250 का आंकड़ा एक काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस माना जा रहा है। क्या उसे पार करता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और किन से सेक्टर्स पे आपको रखनी होगी नजर। सेक्टर रोटेशन बहुत जल्द हो रहा है पिछले 2 दिनों में। अगर हम इस हफ्ते की बिगिनिंग की बात करें तो आईटी जो था वो सुर्खियों में रहा और एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। उसके बाद ऑटो स्पेस जहाँ थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद एक बार फिर मोमेंटम गेन हुआ। आज डिफेंस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और डिफेंस सेक्टर पे इन जो शेयर्स अच्छी खासी मजबूती लेके काम काज कर रहे हैं उन पे भी हम राय जरूर लेंगे कि स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। रुपये की बात करें तो विज द डॉलर रिकॉर्ड लो पे आज 88 रुपीज 40 पैसा के 40 के आसपास का आंकड़ा भी टच किया था। थोड़ी बहुत इंटरवेंशन पे चलते हैं, संभवता हो रुपये, लेकिन रुपये पे भी ध्यान देंगे। गोल्ड के दाम में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है और सिल्वर अपनी फ्रेश मल्टी ईयर हाई पे इस समय कामकाज करते हुए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुट चुके हैं जो ये सब कमोडिटीज और मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। उनसे ही जानते हैं कि आगे का रुख क्या हो सकता है। मिस्टर रोहित श्रीवास्तव is founder Strike Money Analytics and India Charts. Very good afternoon, Rohit ji, and thank you so much for taking your time. Very good afternoon. Thank you for having me. रोहित, जितनी भी मैंने कमोडिटीज गिनाई हैं, जितनी भी मैंने मार्केट्स के बारे में बोला है, आप सबको ट्रैक करते हैं एंड आई नो दैट यू हैव बीन बैंग ऑन एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न्ड। इस समय निफ्टी जो है 25,100 के आंकड़े के ऊपर कामकाज कर रहा है। कल की क्लोजिंग के बाद आज थोड़ा मोमेंटम फिर से बरकरार रहता दिख रहा है। यहाँ से कहाँ जाएगी? तो आपने जैसे बताया कि यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 25,150 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से ही 21 अगस्त को नीचे की तरफ बाजार लुढ़का था। तो इस लेवल के ऊपर जाना भी जरूरी है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस लेवल पे बाजार कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता है इसके नीचे और फिर ब्रेकआउट देता है। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत मेंटली तैयार रहना चाहिए कि इमीडिएटली शायद इसको पार ना करे, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ये लेवल जो है पार हो जाएगा, या तो अभी या फिर फेड जो फेड की अगले हफ्ते पॉलिसी मीटिंग है उसके बाद शायद ये लेवल पार हो। और एक बार ये लेवल पार हो गया तो फिर हम लोग जुलाई का जो टॉप था उस रोहित की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर सनी अग्रवाल, डीवीपी हेड फंडामेंटल एंड इक्विटी रिसर्च एट एसबीआई सिक्योरिटीज। सनी सर, thank you so much for taking our time. Yeah, good afternoon and thanks for having me on the show. सनी सर, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जीएसटी भी हो गया, सब कुछ हो गया, द वर्स्ट इज ऑल इन द प्राइस नाउ। अब अच्छी खबरों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। यस डेफिनेटली आई थिंक पिछले 1 सालों में बहुत कुछ निगेटिविटी मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली है, वेदर इट इज फ्रॉम चेंज ऑफ रिजिम इन यूएस, प्रेशर ऑफ ट्रम्प टैरिफ और डोमेस्टिक मार्केट में जो भी स्लोडाउन थे उसके उसे करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिलीफ, रेट कट एंड एट द सेम टाइम नाउ जीएसटी कट बूस्टर। तो आई थिंक India is now well placed to deliver a double-digit earning growth. Maybe September quarter is not the right quarter to start and double-digit earning growth. December can be a quarter जहां से हम एक double-digit earning growth एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन लिस्टेड कॉर्पोरेट से। और वहीं जाके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंफर्ट भी आएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को
कि आप जब रिलेटिवली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं कंपेयर टू एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट, तो जब आप व्हेन इट विल बी बैक बाय डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ, मुझे लगता है कि वहाँ आई एम वेटिंग फॉर अ कंपटीशन जहाँ डीआई और एफआई दोनों एक दूसरे से compete करें शेयर बाय करने के लिए। अभी तो अपोजिट ट्रेड हम देखते हैं दोनों की ओर से। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट सीइंग अ गुड यूफोरिया इन द मार्केट। सॉरी रोहित, वी लॉस्ट यू इन बिटवीन, कनेक्टिविटी इश्यूज। ये बताइए कि अगर आप निफ्टी को यहाँ से ऊपर देखते हैं पोस्ट सम कंसोलिडेशन एट द करंट लेवल्स, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके आपको चार्ट से बहुत ही वेल प्लेस्ड लगते हैं एंड दे विल टेक द निफ्टी टुवर्ड्स हायर लेवल्स? तो मुझे लग रहा है ये मूव जो है काफ़ी ब्रॉड बेस्ड होगा, बट पर्टिकुलर सेक्टर्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स में हमने फिर से तेजी का रुख बनते हुए दिख रहा है। और इसमें जो प्रेफरेंस है, मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया, इट स्टार्ट्स विथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर और पीएसयू बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वेटेज जो है थोड़ा कम ही है, क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं। हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है इन दोनों सेगमेंट्स में ही आ रहा है, और इन दोनों सेगमेंट्स पे हम लोग फाइनेंशियल्स में फोकस करेंगे। दूसरी चीज़ होगी ऑटो सेक्टर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है और इसमें कई इंसेंटिव्स भी आए हैं, तो ऑलरेडी इट इज़ आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। तो जो चीज़ परफॉर्म कर रही है वो तो परफॉर्म करती रहेगी। ज़रूर रोटेशन होता रहता है बीच बीच में, ऐसा कि एक सेक्टर बीच में नहीं चलता है फिर दूसरा चलता है। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है जितने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, तो इनमें तीसरा आएगा मेटल्स, जो कि इकोनॉमिक लिंक्ड भी है, कमोडिटी साइकिल से भी लिंक्ड है, डॉलर से भी लिंक्ड, हर चीज़ से लिंक हो जाता है। तो मेटल सेक्टर भी काफ़ी हद तक उसने परफॉर्म किया पिछले क्वार्टर में, करेक्ट। ज़्यादा गिरावट नहीं देखी, और धीरे धीरे अब नए हाइज भी कई इनके स्टॉक्स में दिख रहे हैं। तो आई थिंक मेटल सेक्टर वुड बी दी थर्ड वन जो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा। तो सर आज जो परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है डिफेंस। बहुत दिनों के बाद डिफेंस में एक बार फिर हमको एक बाइंग देखने को मिल रही है। आप बीईएल देखिए, एचएएल देखिए, डीडीएल देखिए, सभी आज रॉकेट बने हुए हैं। डिफेंस एज ए स्पेस एक बार फिर मोमेंटम में क्या करना चाहिए? Yeah, I think definitely defense as a sector off radar हो गया था पोस्ट कूल ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। पर डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, वेदर दिस कंपनीज एटलीस्ट फ्रंट लाइन कंपनी जो है बीईएल, एचएएल, मस्कोडॉक, विच आर सिटिंग ऑन अ वेरी रोबस्ट ऑर्डर बुक। एग्जीक्यूशन पीरियड भी 3-5 साल का है, तो विजिबिलिटी काफी लंबी है। और जब स्टॉक प्राइसेस में भी कूल ऑफ हुआ तो मुझे लगता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं वैल्यू भी दिखने लगी। जहां हमने देखा था कि एक और कंजम्पशन स्टॉक वेर रनिंग अप वेरी फास्ट। ऑन अदर हैंड जो केपेक्स ड्रिवन स्टोरीज थी उसे स्ट्रीट ने कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए इग्नोर किया था। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का हॉराइजन अभी भी लंबे समय का है तो वो डिफेंस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो पिछले सेगमेंट में जो रैली हुई थी 2020 से 24 वाली, वो काइंड ऑफ रैली एक्सपेक्ट करना डिफेंस स्टॉक से वो थोड़ा सा गलत होगा। मुझे लगता है कि यहाँ से अब जो फ्रंट लाइन कंपनी है डिफेंस कंपनी, 12 से 13% केगर रिटर्न वाली स्टोरीज बन चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस डिस्कवरी भी वहां हो चुकी है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी नई ऑर्डर इन्हें मिलने लग गया है जिसके कारण जो अर्निंग ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रीपोन हो जाए, तो वहाँ एक रीरेटिंग का स्कोप है। बट मुझे लगता है कि पी मल्टीपल भी अच्छे खासे रीरेट हो चुके हैं पूरे पीएसयू पैक के इंक्लूडिंग डिफेंस कंपनी। तो अगेन ना बीईएल जैसे हमें लगता है कि फेयर वैल्यू 450 का है, तो अगर किसी को 450 के प्राइस टारगेट से लेना है तो बीईएल को कंसिडर कर सकते हैं। एचएल में हमें लगता है कि 5400 5500 इज राइट प्राइस, कीपिंग इन माइंड 12 मंथ इन्वेस्टमेंट होराइजन। रोहित सर, आईटी इंडेक्स से आपको क्या इंडिकेशंस मिल रही है? एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश, आप बहुत सारे ट्रिगर्स है जो उस पर काम कर रहे हैं। एक तो आपका फेड रेट में बदलाव की संभावनाएं बढ़ रही है, और दूसरा ये है कि रुपी काफी वीक हो रहा है, रिकॉर्ड लेवल के आसपास इस समय काम काज कर रहा है, और इन्फोसिस का बायबैक का एक रब ऑफ इम्पैक्ट हमको सभी आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस ऐसे में आईटी इंडेक्स से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? आई नो यू तो नॉट। सी ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाजार तेजी की तरफ निकलता जाएगा और आईटी सेक्टर जो है वो काम नहीं करेगा। परंतु रिटर्न्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हम लोग रखें, ये सवाल उठता है। और आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली अगर हम लार्ज कैप देखें, इनकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट्स में चल रही है कई सालों से। तो ये सेक्टर जो है प्रेफर्ड सेक्टर के नाम से मैं नहीं मानूंगा। अगर मुझे 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना है,
तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इससे ज़्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं, और इसलिए आईटी सेक्टर को एज एन इन्वेस्टमेंट में कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ। बट इसमें ट्रेड्स बन जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि अगर बहुत ही गिर गया, बहुत ओवरसोल्ड हो गया, वहां से ऊपर भी आ जाता है, बट रिटर्न्स लॉन्गर टर्म नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इसमें निवेश करें। यानी सर इन्फोसिस के बायबैक को लेके आपका क्या नजरिया बन रहा है? 1800 रुपये पर शेयर पे बायबैक होगा, 19% प्रीमियम, 19% तो नहीं, आज पे 1.5% भाग गया है, करीबन 18 से 17% का प्रीमियम पे जो बायबैक किया जा रहा है। तो इसका रब ऑफ हमने कल टीसीएस पे भी देखा था, टीसीएस में भी ऐसी खबरें आ रही है कि बायबैक की अनाउंसमेंट हो सकती है। आई थिंक अगेन अगर हम इन्फोसिस के बायबैक की बात करें तो कोई बहुत बड़ा गेन मुझे नहीं लगता है कि आज आप जाकर मार्केट से परचेस कर लो और बायबैक में टेंडर कर दो, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो काफी लो रहने वाला है। एंड एट द सेम टाइम जो रिसेंट अभी टैक्स रेगुलेशन चेंज हुए थे, जहां आपकी बायबैक की जो गेन है वो एज एन डिविडेंड इनकम ट्रीट की जाएगी, तो देन यू विल बी टैक्स एट एन योर स्लैब रेट। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है जो टैक्स का ट्रीटमेंट है। तो बहुत बड़ा गेन मैं देखता नहीं हूँ रिटेल शेयर होल्डर के लिए बाय बाइंग इन अ मार्केट एंड टेंडरिंग इन एन बायबैक, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा। मूविंग ऑन टू द डिस्कशन की टीसीएस बायबैक करेगा, तो अगेन आई थिंक इंडिविजुअल कंपनी की स्ट्रेटेजी है। इन टुडेज वर्ल्ड मुझे लगता है कि अगर लार्ज कैप आईटी कंपनी को अपनी ग्रोथ एक्सीलरेट करनी है, तो इधर दे हैव टू वेंचर इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, एआई के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, विच इज द फ्यूचर ऑफ एन आईटीएस सर्विसेज। तो आई थिंक इंडिविजुअल कंपनी अपना अपना कॉल लेगी। जो कंपनी को लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है एंड देन दे आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज कैश ऑन द बैलेंस शीट, दे मे गो फॉर अ बायबैक। बट अल्टीमेटली आई थिंक फ्यू कंपनीज में टेक अ स्टांस की हमें जाके न्यू प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके चलते आने वाली जो 5 से 10 साल है वहाँ रिलेटिवली बेहतर ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर सके। सो आईटी स्पेस पे अभी आप क्या कर रहे हैं सनी सर? अगेन आईटी स्पेस वैसे कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न देने की उम्मीद नहीं है आगे आने वाले कुछ समय में। बट हमें लगता है कि विद इन आईटी स्पेस ऑल्सो देर आर फ्यू सेक्टर जहाँ रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर दिख रही है, जैसे ईआर&डी स्पेस हो गया, ऑटो हो गया। तो जैसे ऑटो रिलेटेड कुछ कंपनीज है, टाटा टेक्नोलॉजी और फॉर दैट मैटर केपीआईटी, दोज कंपनीज कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ईआर&डी की अगर बात करें तो कोफोर्ज है जो काफी अच्छे से अपने नंबर्स भी डिलीवर कर रही हैं। डेटा की बात करते हैं तो परसिस्टेंट इज डिलीवरिंग डिसेंट सेट ऑफ नंबर। बट अगेन आईटी इज द सेक्टर वेयर वी आर रिकमेंडिंग कि आप आने वाले 3 से 6 महीने में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए, डोंट गो फुल गन ऑन आईटी, क्योंकि अभी भी ओवरहैंग बना हुआ है ट्रेड डील का, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके चलते क्लाइंट के जो बजट हैं उसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो बेटर टू गो अप्रोच आईटी स्लोली एंड रिलेटिवली, जैसे रोहित जी ने भी कहा कि जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं वहाँ रिलेटिवली अभी मोमेंटम भी बेहतर है और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी नजर आ रही है कंपेयर टू आईटी सेक्टर। बिल्कुल, एक ऐसा सेक्टर जहां मोमेंटम भी अच्छा है और आगे फर्दर भी अच्छा दिख रहा है वो ऑटो स्पेस। ऑटो स्पेस पे जीएसटी में कटौती के बाद एक बहुत अच्छा रन अप देखने को मिला। इनफैक्ट उनसे पहले ही जब सारे न्यूज निकल के आ रही थी, एक अच्छे मोमेंटम में सभी, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, मेजोरिटी ऑफ द फोर व्हीलर्स टच्ड एंड टू व्हीलर्स टच्ड देयर ऑल टाइम हाई आल्सो। सो रोहित, अब ऑटो स्पेस पे क्या करना चाहिए? अभी भी मोमेंटम बरकरार है, यहाँ से भी और ऊपर किस तरह आ सकते हैं? हाँ, मुझे लग रहा है अगर आप टाइम होराइजन लंबा कर दें, जैसे कि 1 साल 2 साल के टाइम पीरियड से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत आगे निकल गया आईटी सेक्टर। इसने सिर्फ आउट परफॉर्म किया है बाकी के सेगमेंट्स को। इनफैक्ट 2021-22 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब बाजार साइडवेज रेंज में था, तो आईटी ये ऑटो सेक्टर ने पूरी तरह आउट परफॉर्म किया था इंडेक्स को। तो इसी तरह का कुछ हम लोग इस बार भी देख रहे हैं, बट कंटिन्यूएशन जरूर रहेगा। मुझे लग रहा है अगले 1 साल भी ऑटो सेक्टर रिटर्न्स कंटिन्यू करेगा डिलीवर करने का, और इट शुड रिमेन अमंग द टॉप सेक्टर्स। अरे सर, आज सेबी की बैठक है जहाँ पे सबके नजर जो है इस पे है कि डेरिवेटिव साइड पे कुछ और बदलाव तो नहीं आ रहे? क्या वीकली एक्सपायरी अब खत्म हो जाएगी? आपके क्या नजरिया है इस पे? वैसे मैम मुझे तो पता नहीं कि सेबी के वो एजेंडा पर है कि नहीं, बट आई थिंक हम्म, काफी सारे रूमर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं कि वो हो सकता है एजेंडा पे। बट मुझे लगता है कि सेबी चीफ ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो दिया ही था कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है
उसे टोन डाउन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, एंड कैश मार्केट को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो आज नहीं तो कभी ना कुछ स्टेप डेफिनेटली सेबी की ओर से कहीं ना कहीं मैंडेटरी आनी है। तो एफएनओ वॉल्यूम जो इंडिया में अगर आप देखें तो 400 टाइम्स जब कैश वॉल्यूम हो जाता है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ टोन डाउन करने के मेजर्स लिए जाएंगे। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जैसे बीएससी हो गया जहाँ, या एनएससी ऑफ मार्केट, जो उनके वैल्यूएशन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्टनेस आई है। एंजल वन विच इज वन ऑफ एन लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर, वहाँ भी हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है स्टॉक की ओर से। तो आई थिंक यस, इट कैन बी वन टाइम नीजक रिएक्शन और टोन स्केलिंग डाउन ऑफ वॉल्यूम ऑन एफएनओ साइड। बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मार्केट में अपॉर्चुनिटी लंबे समय के लिए काफी बड़ी है। वहां से वॉल्यूम कम होगा तो बाकी के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे हम म्यूचुअल फंड है, अदरवाइज कैश मार्केट वॉल्यूम है, इंश्योरेंस है, तो आई थिंक फाइनेंशियलाइजेशन एज अ थीम इज स्टिल यंग एंड काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम एफएनओ को हटा देते हैं तो बाकी के पूरे बीएफएसआई पैक में अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है वेल्थ क्रिएशन।